फिर हान उससे पकड़ने के चक्कर में शॉर्टकट ले लेता है, लेकिन शॉर्टकट के चक्कर में उसकी कार दो कार के बीच जाकर फंस जाती है और वो ड्रग्स डीलर उनके आंखों के सामने से उसे चिढ़ाकर भाग जाता है। लेकिन चिढ़ाने के चक्कर में वो अपनी कार का एक्सीडेंट करवा लेता है। हान की कार उन दोनों कार से बाहर निकल गई थी, लेकिन तभी लिन कहती है कि तुम एविडेंस कलेक्ट करो, उसे मैं देखती हूँ। लिन उस ड्रग्स डीलर को पकड़ने के लिए जाती है तो वो हंसते हुए वहाँ से भागने लगता है, लेकिन वो ज्यादा दूर तक भाग नहीं पाता। लिन कूद फांद कर उसे पकड़ ही लेती है, लेकिन फिर भी वो हंस ही रहा था। ये क्यों हंस रहा था वो हमें आगे की स्टोरी में जानने को मिलेगा। इधर हान एविडेंस कलेक्ट कर रहा था, तभी उसे एक रेड कलर का लिफाफा मिलता है। हान उसे उठाकर चेक करता है तो उसमें बाल और नाखून के साथ कुछ और सामान भी थे। तभी वहाँ पर वो ग्रैंडमा आती है जिसे हमने मूवी के स्टार्टिंग में अपने पोते के डेड बॉडी से उसका बाल और नाखून काटते हुए देखा था। ग्रैंडमा के साथ बहुत सारे लोग थे जो कि किसी के आकर उस लिफाफे को उठाने का इंतजार कर रहे थे। वो कहते हैं कि ये तो बहुत ही हैंडसम है, इसकी और माओ की जोड़ी खूब जमेगी। जिस पर हान कहता है माफ करना, मैं एक पुलिस वाला हूँ, मुझे पता नहीं था कि ये रेड लिफाफा आपका है। तभी वो लोग बोलते हैं कि अब जब लाल लिफाफा तुमने उठाया है तो तुम्हें ही हमारे माओ के भूत से शादी करनी होगी। हान कहता है कि तुम लोग पागल हो गए हो क्या? जिस पर एक औरत कहती है तुम किसी न किसी से शादी तो करोगे ही, तो फिर एक भूत से क्यों नहीं? लेकिन हान कहता है कि मैं तुम्हें पागल दिखता हूँ क्या? वो रेड लिफाफे को फेंक कर वहाँ से जाने लगता है, लेकिन तभी वो लिफाफा उसके पैड से चिपक जाता है। जिस पर एक महिला कहती है कि अगर तुम मुझसे शादी नहीं करोगे तो तुम्हारा बैड लक शुरू हो जाएगा और वो तुम्हारा पीछा कभी नहीं छोड़ेगा। ये कोई मामूली टोटका नहीं है। लेकिन हान उनकी बातों को इग्नोर करके वहाँ से चला जाता है। फिर जब हान पुलिस स्टेशन जाता है तो वो देखता है कि वो रेड लिफाफा उसके डेस्क पर पड़ा है। वो उसे उठाकर डस्टबिन में फेंक देता है। फिर थोड़ी देर के बाद जब कैप्टन वहाँ आते हैं तो वो हान से कहते हैं कि मैंने तुम्हारे डेस्क पर लाल रंग के लिफाफे में तुम्हारी सैलरी रखी थी, वो तुमने ले ली ना? ये सुनते ही हान भागते हुए डस्टबिन को चेक करता है, लेकिन डस्टबिन का कचरा ट्रक में जा चुका था, इसीलिए वो कचरे के ट्रक के पीछे भागने लगता है। मगर ट्रक के पीछे भागते भागते हान का एक्सीडेंट हो जाता है। फिर अगले दिन जब वो ऑफिस आता है तो उसके ऊपर बैंडेजेस लगे हुए थे। कैप्टन पूछते हैं कि क्या हुआ, तो वो कहता है कि मैं गिर गया था। फिर कैप्टन अपने नारकोटिक्स के टीम को बताते हैं कि कल जिस गैंगस्टर को हमने पकड़ा था उसका नाम एगाव है, जो यूएन के लिए काम करता है। अगर हमने इसे पकड़ लिया तो ये हमारे लिए एक बहुत बड़ी कामयाबी होगी। हान इस केस पर काम करने के लिए बहुत ही ज्यादा एक्साइटेड था, लेकिन लिन कहती है कि सर अगर ये इस केस पर काम करेगा तो हम उसे कभी नहीं पकड़ पाएंगे, क्योंकि इसने एगाव को पकड़ते हुए कार फंसा दी थी, जिस वजह से मुझे उसे पकड़ना पड़ा। जिसके बाद कैप्टन हान का ट्रांसफर एक दूसरे पुलिस स्टेशन में करवा देते हैं और उसकी रैंक भी कम कर देते हैं। फिर जब हान अपनी गन खाली करके मैगजीन में बुलेट न होने का कंफर्म कर रहा था तो पता नहीं उसमें कहीं से एक बुलेट आ जाती है जो डस्टबिन से निकलकर उसके पैरों को टच करते हुए उसके पीछे खड़े ऑफिसर को लगती है। तभी उसे उन औरतों की बातें याद आती है जिसने उससे कहा था कि तुम्हारा बैड लक शुरू हो जाएगा, और उसके साथ हो भी ऐसा ही रहा था। पहले तो उसका ट्रांसफर हो गया, फिर उसकी रैंक कम हो गई और वो गोली लगते लगते बचा। इसके बाद वो माओ के भूत से शादी करने के लिए चला जाता है, क्योंकि उसे अपना बैड लक खत्म करने का यही एक रास्ता सूझ रहा था। ग्रैंड माँ उसे माओ की फोटो दिखाती है जो कि लड़का होता है, मतलब कि उसे लड़के के भूत से शादी करना था। लेकिन तभी वहाँ माओ के डैड आ जाते हैं जिन्हें इन सब चीजों में विश्वास नहीं था। वो सभी को ये सब बंद करने को कहते हैं, लेकिन ग्रैंड माँ नहीं सुनती और उससे कहती है कि मैंने माओ से कहा था कि मैं उसकी शादी एक अच्छे लड़के से कराऊंगी। दरअसल माओ एक गे था। माओ के डैड ग्रैंड माँ को ये सब करने से रोक रहे थे, इसीलिए वो उन्हें वहाँ से भगा देती है। इसके बाद माओ और हान के शादी की रस्में शुरू होती है। फिर वो लोग माओ के कपड़े के साथ हान को हनीमून मनाने के लिए बंद कर देते हैं। फिर जब हान नहा रहा होता है तभी उसे आईने में माओ उसके ऊपर बैठा हुआ दिखाई देता है। हान उसे देखकर बहुत ही ज्यादा डर जाता है और उसे भगाने लगता है, लेकिन वो नहीं भागता। माओ कहता है मैं नहीं चाहता था कि मेरी शादी तुमसे हो, लेकिन मेरी दादी ने अपना वादा निभाने के लिए ऐसा कर दिया। फिर माओ कहता है कि अब जो हो गया सो हो गया, चलो अब ये बताओ तुम हस्बैंड बनोगे या वाइफ? हान उससे कुछ नहीं कहता और उल्टी सीधे बातें करने लगता है, जिसके बाद माओ उसके अंदर घुस जाता है और बिना कपड़ों के उसे लेकर सड़क पर निकल जाता है। एक पुलिस ऑफिसर उसे देखकर पहचान लेता है, लेकिन हान उसके सामने डांस करने लगता है। तभी माओ उसके अंदर से निकलता है तो हान खुद को इस हाल में देखकर वहाँ से भागते हुए फादर के पास पहुँच जाता है और उससे कहता है कि मुझे माओ दिखाई देने लगा है, मुझे कुछ भी करके उससे डिवोर्स चाहिए। उसके बातों को सुनकर फादर दो लकड़ी के डाइस को जमीन पर फेंकते हैं और उससे कहते हैं कि तुम्हारा डिवोर्स नहीं हो सकता, क्योंकि जब तक उसकी आत्मा को शांति नहीं मिलता तुम दोनों एक दूसरे से जुड़े रहोगे। जिसके बाद हान माओ से पूछता है कि तुम्हारी कोई इच्छा अधूरी रह गई थी क्या? शायद उसके पूरा होते ही तुम्हारी आत्मा को शांति मिल जाए। हान कहता है कि हाँ बहुत सारे हैं। सबसे पहले वो एक एनजीओ में ढेर सारे पैसे भिजवाता है, फिर वो हान से बीच पर साफ सफाई करवाता है। इसके बाद वो उसे उसके ग्रैंडमा के पास उससे मिलने के लिए जाने को कहता है और उसके मोबाइल से उसके एडल्ट वीडियो को डिलीट करने को कहता है। वो वहाँ जाता है तो माओ के डैड भी वहीं थे। माओ के डैड कहते हैं
कि जिस जगह मेरे बेटे का एक्सीडेंट हुआ था वहाँ का सीसीटीवी फुटेज डिलीट हो चुका था। तभी हान उनसे कहता है कि क्या आप मुझे माओ का फोन दे सकते हो? मैंने माओ को तो कभी देखा नहीं, न ही उससे मिला हूँ, इसीलिए मैं उसके फोन से उसकी खुशबू लेना चाहता हूँ। वो उसे माओ का फोन दे देते हैं। माओ उसे पासवर्ड बता देता है और हान उसके सारे अश्लील वीडियो डिलीट कर देता है। लेकिन एक फोटो माओ उसे अपने फोन में लेने को कहता है। इसके बाद माओ उसे अपने बॉयफ्रेंड चियाओ के पास लेकर जाता है ताकि वो उससे कह सके कि वो उसे भूलकर किसी और से शादी कर ले। लेकिन जब वो दोनों वहाँ जाते हैं तो दरवाजा सियाओ का नया बॉयफ्रेंड खोलता है। माओ उसे किसी और के साथ देखते ही वहाँ से भाग जाता है। हान उसके पीछे जाता है। हान ये सब इसलिए कर रहा था ताकि माओ के आत्मा को शांति मिल जाए और वो उसका पीछा छोड़े। माओ कहता है कि चलो अच्छा ही हुआ कि वो अपने लाइफ में खुश है। फिर जब हान पुलिस स्टेशन जाता है तो उसे माओ के डैड मिलते हैं जो उसे कुछ एविडेंस देते हुए कहते हैं कि मुझे लगता है मेरे बेटे का एक्सीडेंट नहीं मर्डर हुआ था। अब हमें माओ के एक पास्ट का सीन दिखाया जाता है जहाँ वो बार बार सियाओ को कॉल कर रहा था। वो उसका कॉल नहीं उठाता तो माओ ड्रिंक करके सियाओ के लिए एक रील बनाते हुए रोड क्रॉस कर रहा था और तभी एक कार उसे टक्कर मार देती है। जिसके बाद हान उस रील को देखता है जिसमें उसे उसके एक्सीडेंट के बाद उस कार का ड्राइवर उसके पास आता है और फिर चला जाता है, लेकिन उस कार वाले का चेहरा नहीं दिखता। इसके बाद हान माओ के एक्सीडेंट वाले जगह के आसपास लगे हुए कैमरास को ढूंढने के लिए चला जाता है जहां रोड के उस पार पार्किंग में उसे एक कार पर कैमरा लगा हुआ दिख जाता है। वो उस कार के मालिक से वीडियो फुटेज लेकर जब अपने कंप्यूटर में देखता है तो उसे उस कार के सामने वाली कार में से एगाओ उतरता हुआ दिखता है जिसे उसने कुछ दिन पहले ही पकड़ा था। वो देखता है कि एगाओ किसी से बात कर रहा था, लेकिन जब माओ का एक्सीडेंट हुआ तो वो दोनों उसके तरफ भागे। इस फुटेज में माओ के कातिल का पता तो नहीं चलता, लेकिन उसे एगाओ के एक और टीम मेंबर और उसके कार का नंबर पता चल जाता है। जिसके बाद हान एगाओ से पूछताछ करने के लिए जाता है तो उसे पता चलता है कि एगाओ गिरकर मर चुका था। हान माओ से कहता है कि तुम उसकी आत्मा से पूछकर बताओ, जिस पर वो कहता है कि मरने के बाद हम ना एक दूसरे को देख सकते हैं और ना ही सुन सकते हैं। फिर वो एगाओ के फ्रेंड को ढूंढने के लिए निकल जाता है जिसे वो उसके कार के नंबर से ढूंढ लेता है और उसका पीछा करने लगता है। हान उसका पीछा करते हुए गे लोगों के क्लब में पहुंच जाता है। हान गे बनकर उस ड्रग डीलर से बात करने के लिए जाता है, लेकिन वो हान को जमीन पर पटक कर वहाँ से भाग जाता है। अब हम उस गैंगस्टर को अपनी कार से कहीं जाते हुए देखते हैं। हान और माओ पूरी रात लगाकर उस पर नजर रखे हुए थे। हान माओ से बातें कर रहा था, तभी लिन उसे देखकर उसके पास आकर बैठ जाती है। वो हान से पूछती है कि तुम इसका पीछा क्यों कर रहे हो, लेकिन लिन माओ के गोद में बैठ गई थी, इसीलिए वो बार बार उसे पीछे जाकर बैठने को कहता है। लिन कहती है कि तुम मेरे ड्राइवर नहीं हो जो मैं पीछे बैठूंगी। हान कहता है कि वो जगह सिर्फ मेरी वाइफ के लिए है। तभी वो गैंगस्टर वहाँ से जाने लगता है तो लिन हान से उसका पीछा करने को कहती है। वो दोनों उसके पीछे पीछे एक वेयर हाउस तक पहुँच जाते हैं जहाँ पर वो लोग गैंगस्टर ईवान को भी देखते हैं। जिसके बाद वो दोनों नारकोटिक्स डिपार्टमेंट में जाकर कैप्टन को सारी बात बता देते हैं, जिससे कि कैप्टन खुश होकर हान को उसे पकड़ने के मिशन पर जाने के लिए परमिशन दे देता है। जिसके बाद कैप्टन अपनी नारकोटिक्स टीम को लेकर उस वेयर हाउस के पास पहुंच जाता है। लिन वेयर हाउस के बाहर खड़े एक आदमी से बात करके दरवाजा खोलने की कोशिश कर रही थी, लेकिन वो सिक्योरिटी गार्ड अपने पॉकेट से कुछ निकालने लगता है तो हान को लगता है कि शायद वो गन निकाल रहा है, इसीलिए वो जाकर उस गार्ड को जमीन पर पटक देता है, लेकिन वो मोबाइल निकाल रहा था। इसके बाद वो जोर जोर से चिल्लाने लगता है, पुलिस आ गई, ओए पुलिस आ गई। तभी वहाँ पर बहुत सारे फोर्सेस आ जाते हैं और वेयर हाउस का दरवाजा तोड़कर अंदर घुस जाते हैं। लेकिन जब वो लोग वहाँ पहुँचते हैं तो वो देखते हैं कि ईवान अपने आदमियों के साथ जुम्बा कर रहा था। पुलिस वालों को वहाँ पर ईवान के खिलाफ कोई ठोस सबूत भी नहीं मिलता, इसीलिए उन्हें वहाँ से खाली हाथ जाना पड़ता है। इसके बाद हान को एक दूसरे कार के कैमरे से एक और फुटेज मिल जाता है जिसमें वो देखता है कि जिसने माओ को टक्कर मारी थी वो गैंगस्टर ईवान ही था, लेकिन उसने माओ को टक्कर क्यों मारी ये उन्हें समझ नहीं आता। फिर हान ये वीडियो फुटेज जाकर लिन को दिखाता है, लेकिन वो जाकर उसे कैप्टन को दिखा देती है। अब उन्हें ईवान को पकड़ने के लिए एक सबूत मिल चुका था, इसीलिए कैप्टन अपनी पूरी स्क्वाड लेकर उसे पकड़ने के लिए निकल जाते हैं। वो लोग ईवान को पकड़ने के लिए उसके घर चले जाते हैं, लेकिन वो वहाँ नहीं था, जिससे कि कैप्टन को लगता है कि शायद हान पुलिस के लिए नहीं बल्कि ईवान के लिए काम कर रहा है। इसीलिए जब भी वो हान के साथ उसे पकड़ने के लिए जाते हैं तो वो भाग जाता है। जिसके बाद कैप्टन हान को सस्पेंड कर देते हैं। माओ से शादी किए उसे कई दिन हो गए थे, लेकिन अभी तक उसका बैड लक खत्म नहीं हुआ था, इसीलिए वो माओ से छुटकारा पाने के लिए उसके फ्यूनरल टैबलेट को लेकर उसके बॉयफ्रेंड सियाओ के पास पहुंच जाता है और उससे कहता है कि माओ के भूत से शादी तुम्हें करनी चाहिए थी, न कि मुझे। सियाओ कहता है कि क्या बकवास कर रहे हो। वो दरवाजा बंद करने लगता है, लेकिन हान उसे रोकता है तो वो कहता है कि देखो मैं गे हूँ, लेकिन मुझे किसी से भी शादी करने में कोई इंटरेस्ट नहीं है, लेकिन माओ मेरे पीछे ही पड़ गया था, इसीलिए मैंने उसका फोन उठाना बंद कर दिया था। माओ ये सब सुनकर रोने लगता है। उसे रोते हुए देखकर हान उससे पूछता है कि तुम रो क्यों रहे हो। सियाओ कहता है कि तुम पागल हो गए हो क्या, जिस पर हान उसे मारने लगता है तो माओ उससे कहता है कि मेरा
मेरे बाबू को मत मारो। फिर वो रोते हुए वहाँ से चला जाता है। इसके बाद माओ हान को बताता है कि उसके डैड उसे स्याओ से शादी करने से मना करते थे, क्योंकि उन्हें गे मैरिज जैसी चीजें बहुत ही बेकार लगती थी, जिस वजह से उन दोनों के बीच बहुत